नमस्कार, आपको जानकारी देने वाली, आपको जागरूक करने वाली खबरों के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सबसे पहले आज बात करेंगे बीएसएफ के उस जवान की जिसने अपने अफसरों के खिलाफ हिम्मत दिखाते हुए घटिया खाने की बात देश को बताई। जनता ने अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर जाहिर किया। मीडिया ने भी इस जवान की पीड़ा देश के साथ बांटी, लेकिन आखिर इस सब का नतीजा क्या हुआ? जवान को दूसरी यूनिट में ट्रांसफर कर दिया गया है, जवान को प्लम्बर बना दिया गया है और मीडिया को अब सरकार नसीहत दे रही है, कह रही है इशू मत बनाओ, यानी ना खाता ना बही, जो मंत्री जी कहे वही सही। एक जवान ने शिकायत की। मैं अभी सुबह का आपको नाश्ता दिखाता हूँ। ये जले हुए पराठे सिर्फ और चाय का गिलास और कुछ नहीं, ना अचार ना जाम ना बटर, कुछ नहीं। तो सरकार ने कहा इश्यू मत बनाओ। एक वीडियो को आप लेकर के पूरा उसको विषय ना बनाएं। एक जवान ने अपना दर्द देश से बांटा। लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं, जो कि हमारे को कुछ नहीं मिलता। सरकार ने फिर कहा इश्यू मत बनाओ। जब तक जांच पड़ताल पूरा ना हो, इसको बहुत बड़ा इश्यू भी नहीं बनाना चाहिए। सभी देशवासियों को मेरा अभी मीडिया ने बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव का वीडियो दिखाया ही था कि सरकार की तरफ से फरमान आ गया कि इश्यू मत बनाओ। रिजिजू ने एक तरफ इस मामले को बेवजह तूल ना देने की नसीहत दी, तो दूसरी तरफ जांच से पहले ही अपना फैसला सुना डाला। ऐसा कंप्लेंट आया नहीं है और अक्सर आता नहीं है। हम हर आर्मी का डिप्लॉयमेंट जगह में भी देखा है, या हमारा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट को भी देखा है। खाने पीने को लेकर के अक्सर इशू हुआ नहीं है। फैसला सुनाने के बाद गृह राज्य मंत्री मीडिया को ये भी बताने से नहीं चूके कि वो किस मुद्दे पर बहस करें और किस मुद्दे को मुद्दा बनाएं। कल मुझे पता चला इसको डिबेट बनाया, किसी चैनल ने इसको बहुत बड़ा विषय बनाया। जब तक आप जांच करके सामने में चीज नहीं आता है, इसको आप बहुत बड़ा इसको विषय बनाएंगे। हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग काम कर रहे देश के लिए, उनके मोरल पे चोट पहुंचेगा। रिजिजू कहते हैं कि इश्यू मत बनाओ, लेकिन सवाल ये है कि क्या मीडिया सरकार से पूछकर बहस के मुद्दे तय करेगी? जनता सरकार से पूछकर सोशल मीडिया पर मैसेज फॉरवर्ड करेगी? क्या इस देश में सब कुछ सरकार से पूछकर ही किया जाएगा? जिस रफ्तार से बीएसएफ जवान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसने सरकार की नींद उड़ा दी। यही वजह है कि अब सरकार को सेना के हौसले की दुहाई देनी पड़ रही है। जब तक इंक्वायरी का रिपोर्ट नहीं आता है, इसको हमारा बीएसएफ हो, आर्मी हो या कोई भी अर्धसैनिक बलों का जो संगठन है, उसका छवि पे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। माननीय रिजिजू जी, हमारी कोशिश सिर्फ हंगामा करने की नहीं है। हमारी कोशिश सिर्फ ये पूछने की है कि आखिर हमारा जवान मच्छरों की वजह से दम क्यों तोड़ रहा है। जरा ये हकीकत भी देखिए। 2014 में 1232 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की मौत हुई, जिसमें बीमारी से 316 और सुसाइड से 175 मृत्यु हुई। इसी तरह सीआरपीएफ के 345 जवानों की जान गई, लेकिन 102 जवानों की मौत तो सिर्फ मच्छर के काटने के कारण हुई। वहीं 614 जवानों की मौत की वजह दिल की बीमारी रही। हकीकत के इन आंकड़ों से कोई भी नहीं भाग सकता। सच्चाई ये है कि हमारे जवान जरूरी सामानों की किल्लत के साथ अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। रिजिजू कहते हैं इश्यू मत बनाओ, लेकिन 2015 में रक्षा मामलों पर संसद की स्थायी समिति रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। उसके मुताबिक हिमालय की चोटियों पर तैनात जवानों के पास 4,47,000 स्की मास्क की कमी है। रिजिजू कहते हैं कि इश्यू मत बनाओ, लेकिन सेना को 2,17,388 हाई एंकल बूट की सख्त जरूरत है। रिजिजू कहते हैं कि इश्यू मत बनाओ,
लेकिन सैनिकों को 1,86,138 बुलेट प्रूफ जैकेट और 13,09,092 लेस वाले ब्राउन कैनवस रबर सोल शूज की कमी है। रिजिजू कहते हैं इशू मत बनाओ, लेकिन सेना के पास 1,26,270 मच्छरदानियों की कमी है। मंत्री कहते हैं इशू मत बनाओ, सवाल मत पूछो, मुद्दा मत बनाओ। लेकिन हकीकत किसी के कहने या सुनने से नहीं बनती, उसकी बुनियाद तो सिर्फ सच से पड़ती है। तो बीएसएफ जवान तेज बहादुर को तो प्लम्बर बना दिया गया, लेकिन क्या आपको पता है कि जिन अफसरों पर आरोप लगाया गया उन अफसरों का क्या हुआ? यही सवाल मीडिया बीएसएफ के डीजी से जानना चाहती थी। तो आज गृह सचिव से वो मिलने पहुंचे, लेकिन मीडिया के सवालों से बचने के लिए वो पिछले दरवाजे से चले गए, यानी उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं मिला। देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू से हम आज सविनय कहना चाहते हैं कि मुद्दा बनाने का आपको शौक है तो आप ही बनाइए, आंकड़े हम बता देते हैं। दरअसल सुरक्षा बलों के 50 जवान हर रोज नौकरी छोड़ देते हैं। 2012 में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि 35,473 जवानों ने वीआरएस लिया या इस्तीफा दे दिया। देश में नौकरी को लेकर सबसे ज्यादा बीएसएफ के जवान परेशान हैं। 2010 से 2012 के बीच बीएसएफ के 15,990 जवानों ने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने वाले जवानों में दूसरा नंबर सीआरपीएफ का है, जहां 11,000 से ज्यादा जवानों ने वीआरएस ले लिया। आईआईएम अहमदाबाद ने शोध में पाया जवानों की नौकरी छोड़ने, आत्महत्या करने का कारण तनाव है। रिसर्च कहती है कि जवानों के तनाव का सबसे बड़ा कारण कम नींद, लंबी ड्यूटी और कम छुट्टी मिलना है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को ये आंकड़े पहले से पता होंगे, लेकिन क्या सरकार इसे मुद्दा बनाकर देश की रक्षा करने वाले जवानों के हित में कदम उठा रही है? अब आज की अगली खबर की बात करते हैं। अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देर से न्याय मिलना न्याय ना मिलने के बराबर है। देश में इंसाफ देने वाले न्यायपालिका मुकदमों के बोझ से दबी हुई है। मुख्य न्यायाधीश पद की कुर्सी से जो चले गए वो देश में जजों की कमी का रोना पिछले साल रो चुके हैं, और इसी साल इसी महीने चीफ जस्टिस बने जगदीश सिंह खेहर भी जजों की कमी का रोना आज रो पड़े। I, जगदीश सिंह खेहर, 8 दिन पहले ही जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने देश के 44वें और देश के पहले सिख मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली, और आज वही दर्द साझा कर बैठे जिसके कारण पिछले कई साल से देश की न्याय प्रणाली की कमर टूट रही है। आज जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने कहा, देश का सर्वोच्च न्यायालय फिलहाल जजों की कमी से जूझ रहा है। जजों की कमी के चलते कोर्ट के काम ठीक ढंग से नहीं चल पा रहे। देश की सर्वोच्च अदालत में अभी 8 जजों की कमी है, जिसके चलते करीबन 61,000 केस तारीख पर तारीख के बीच झूल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बोझ देश की अलग अलग हाई कोर्ट में जजों की कमी को लेकर है, जिसको याद कर देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर भावुक तक हो चुके हैं। When judges come from abroad, and watch us working, they're amazed. They can't understand. How can judges work under such stressful conditions? जजों की कमी को लेकर पूर्व मुख्य न्यायाधीश की भावुकता और नए चीफ जस्टिस की चिंता को अब कुछ आंकड़ों में आपको दिखाते हैं, जिनसे आपको भी इंसाफ की देवी पर आ रहे बोझ का अंदाजा होगा। इस समय देश की अदालतों में करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा मुकदमे पेंडिंग हैं। देश भर के हाई कोर्ट्स में 2013 तक 41,53,000 मुकदमों का फैसला नहीं हो पाया। हाई कोर्ट में हर 10 मुकदमे में से एक केस पिछले 10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है।
सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की अदालतों में करीब 50 लाख केस पेंडिंग चल रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक गुजरात हाई कोर्ट में तो इतने केस लंबित चल रहे हैं जिन्हें निपटाने में ही 287 साल लग जाएंगे। यानी 3 करोड़ केस देश में लंबित होने के कारण इंसाफ की देवी के हाथ में जो तलवार है उसकी धार भी कमजोर हो रही है और इसकी सीधी सी वजह देश में जजों की कमी। हाल में ही दिल्ली हाई कोर्ट से एक शख्स को 32 साल केस चलने के बाद तलाक मिला। तब तक शख्स की उम्र 85 साल हो चुकी थी। डीटीसी के कंडक्टर रामबीर सिंह 41 साल से 5 पैसे के भ्रष्टाचार के आरोप में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। चेन्नई की एक फैमिली कोर्ट में जज साहिबा को एक ही दिन में 341 केस सुनने थे। बेचारी आधे में बेहोश हो गई। आंकड़े कहते हैं कि देश में 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कम से कम 10 साल से इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि देश में जजों की कमी है। देश की हाई कोर्ट में 1041 जजों की पोस्ट, जिसमें से 442 जज की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। देश की निचली अदालतों में 21,007 जजों की पोस्ट और खाली पड़ी हुई हैं 4,882 पोस्ट। तो अब सवाल यह उठता है कि जज साहब की नियुक्ति क्यों अटकी पड़ी है? क्या इसके पीछे सरकार और न्यायपालिका के अहम की लड़ाई वजह है? अगर ऐसा है भी तो दोनों के अहम में आम जनता क्यों अदालतों के आगे अपनी चप्पलें घिसती रहे? और मैंने एक बार कह दिया था कि साहब कोर्ट का समय बढ़ाएं तो कैसा रहे, वैकेशन कम करे तो कैसा रहे, और पता नहीं मेरे पर ऐसी आफत आ गई थी। उसके बाद लंच था तो लंच में कई जजेज ने मुझे पकड़ा। क्या समझते हो अपने आप को? तो मैं तो उसी दिन से डर गया था जी। एक शेर याद आता है मुझे, इस पे मैं आपको इरशाद करना चाहता हूं। गुल फेंके औरों पर, गुल तो फूल हुए ना, गुल फेंके औरों पर, बल्कि समर भी, समर फल भी फेंके तुमने भाई, दूसरों के ऊपर फूल तो फेंके फेंके, फल भी फेंके। ए अबरे करम, ए बहरे सखा, कुछ तो इधर भी। हंसी ठहाके के बीच पिछले दिनों कहे गए इन 2 बयानों को सुनकर अंदाजा लगाना कठिन नहीं कि सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव किस सीमा का है। ऐसा नहीं है कि देश में जजों की नियुक्ति लटकने के कारण ही मामले लंबित चलते रहे हों। सरकार और न्यायपालिका के बीच असली तनातनी तब शुरू हुई जब सरकार ने जजों की नियुक्ति को लेकर एनजेएसी यानी न्यायिक नियुक्ति आयोग पर संसद में मोहर लगा दी। इसकी पूरी कहानी चलिए आज आपको बताते हैं। दरअसल 1990 से पहले देश में चीफ जस्टिस को जानकारी देते हुए सरकार हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करती थी। अक्टूबर 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था बनाई। कोलेजियम व्यवस्था यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जज ही हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का फैसला लेने लगे। इसके बाद के वर्षों में जजों की नियुक्ति को लेकर भाई भतीजावाद के आरोप लगे। ऐसे में सरकार से न्यायपालिका का टकराव बढ़ा साल 2015 में, जब जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम की जगह एनजेएसी यानी न्यायिक नियुक्ति आयोग संसद से मुहर के बाद अस्तित्व में आ गया। एनजेएसी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, 2 सीनियर जज, कानून मंत्री समेत 6 लोग तय करते कि आखिर हाई कोर्ट में जज कौन बनेगा। लेकिन एनजेएसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हो गई। यहां से तनातनी बढ़ने लगी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक नियुक्ति आयोग को लेकर 1.25 साल तक मामला पेंडिंग पड़ा रहा। इस 1.25 साल में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति देश में नहीं हुई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के बनाए न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द कर दिया। मामला यहां भी नहीं खत्म हुआ। 6 महीने तक इसके बाद सरकार और सुप्रीम कोर्ट में एमओपी यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पर पेंच फंसा रहा। ऐसे में करीब 1.25 साल तक हाई कोर्ट की नियुक्तियां देश में लटकी ही रहीं। तो अब आज के हालात में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जज साहब को इंसाफ कब? और देखिए, इसी सवाल का दर्द था, इस सवाल की पीड़ा थी कि नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर गुस्सा दिखाते हुए ये तक कह दिया कि क्यों ना अदालतों को ताला लगा दिया जाए, लोगों को न्याय देना ही बंद कर दिया जाए। भारत की समस्या का अब दुनिया के दूसरे देशों से एक तुलनात्मक अध्ययन आपको बताते चलते हैं।
दरअसल अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सीनेट इसकी अनुमति देती है। वहीं ब्रिटेन में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सरकार और न्यायपालिका के 5 लोग मिलकर करते हैं। कनाडा में सरकार विपक्ष के 5 लोग 3 नाम प्रधानमंत्री को भेजते हैं। ब्राजील में राष्ट्रपति नाम चुनता है, सीनेट बहुमत से फैसला कर देती है। लेकिन हमारे देश में तो टकराव जारी है। देश की जनता यही चाहती है कि हर मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक आधार पर करके लोगों को राहत मिल जाए, जिससे लोगों का विश्वास कम से कम अदालत के प्रति तो बना ही रहे, वरना सरकारी व्यवस्थाओं का तो भगवान ही मालिक है। और अब हम आपके सामने एक बड़ा सवाल रखने जा रहे हैं, आखिर ईमानदारी का तबादला कौन रोकेगा? नेता चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन ईमानदार अफसरों को सहन तक नहीं कर पाते हैं। सुशासन सुराज की बड़ी बड़ी बात करने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राज्य में एक ईमानदार अफसर का तबादला हुआ तो लोग सड़कों पर आ गए। चुनाव का धोखा मत खाइए, ये नारेबाजी नेताजी के लिए कतई नहीं, ना ही ये भीड़ भाड़े पर आई है। ये आम लोग हैं जो एक ईमानदार अफसर के तबादले पर सत्ता के खिलाफ तनकर खड़े हो गए। मध्य प्रदेश के कटनी की तस्वीरें हैं ये। यहाँ 6 महीने पहले ही तैनात किए गए एसपी गौरव तिवारी का अचानक तबादला हुआ तो लोग सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक हल्ला करने लगे। शहर बंद है और इसकी धमक अब प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई। दरअसल कटनी के एसपी गौरव शर्मा ने पिछले दिनों 500 करोड़ के हवाला घोटाले का भंडाफोड़ किया था। गौरव घोटाले की जांच कर रहे थे और इसकी आंच मध्य प्रदेश सरकार के लघु उद्योग मंत्री संजय पाठक तक पहुंच गई। हवाला घोटाले में गिरफ्तार आरोपी सरावगी बंधुओं के मंत्री जी से रिश्तों का दावा है। हालांकि मंत्री संजय पाठक तबादले को सामान्य प्रक्रिया बताते हुए सफाई देते हैं कि तबादले से मेरा कोई लेना देना नहीं। सरकारी नियम तबादले पर यह कहता है कि आईएएस आईपीएस अफसर को औसतन एक पोस्ट पर कम से कम 2 साल रहना चाहिए और मध्य प्रदेश में तो 3 साल के बाद तबादले का नियम है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जनता के मन में सिस्टम के लिए सम्मान जगाने वाले अफसरों को उनकी ईमानदारी की सजा ट्रांसफर के रूप में कब तक झेलनी पड़ेगी। वक्त आ गया है, अब जनता को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि ईमानदारी के तबादलों पर कैसे रोक लगेगी। पिछले 5 साल में दिल्ली का पारा रिकॉर्ड कम रहा, लेकिन सियासी पारा एकदम से चढ़ गया। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के ही अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया, उनकी नकल उतारी। देशवासियों, सॉरी, माफी चाहता हूँ। मित्रों, युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं। ये जो तुम्हारे जेब में 500,000 रुपए का नोट है, अब ये कागज हो गया है, कागज। ऐसे कागज हो गए थे। मित्रों, उत्तर प्रदेश में मजा आएगा। अब मैं करूंगा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। 60 साल से तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने बोलना सीखा है मित्रों, और बोलना शुरू किया। मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, राजनाथ सिंह जी तुम्हें नहीं देंगे। ये चमकता हुआ भारत सिर्फ तुम्हें नरेंद्र मोदी देगा।